साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। तो सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून संशोधन कानून की सुनवाई अब 5 मई को होगी और उसमें समय दे दिया गया है सरकारी पक्ष को कि आप 1 हफ्ते का समय है 7 दिन का, और उसके बाद 5 दिन का समय दिया गया है जो पिटिशनर्स हैं। 5 मई को दोबारा सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया था और आदेश जारी किया था कि राज्यपाल किसी भी विधेयक को जो विधानसभा ने पारित किया हो किसी राज्य की विधानसभा में, उसको 3 महीने से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। यानी उसको पॉकेट वीटो की तरह से उस विधेयक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं कि जब तक चाहे वो अपने पास रखे रहें, उसकी एक समय सीमा होती है। कई और फैसले ऐसे आए हैं जिससे सरकार उन फैसलों से काफ़ी ज़्यादा उसको एक तरह से कहिए कि झटका लगा है। और अब स्थिति ये है कि सरकार में बैठे लोग और सरकार समर्थित लोग सुप्रीम कोर्ट पर ही धावा बोलने लगे हैं, सुप्रीम कोर्ट की ही आलोचना करने लगे हैं, बुराइयां करने लगे हैं और ट्विटर पर अश्लील भाषा में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं। यानी ये वही टेंडेंसी है कि सरकार के खिलाफ अगर बोला जाएगा, वो चाहे मीडिया हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे कोई भी हो, उसको सीधे तौर पर देशद्रोही बता दिया जाएगा, जो टेंडेंसी पिछले कई साल से लगातार देखने में आ रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ खुद एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जो राज्यपालों की ताकत को लेकर उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उस पर उन्होंने बहुत ही एक ज़बरदस्त टिप्पणी की है। अनुच्छेद 142 का हवाला दिया है और ये आरोप लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट खुद कानून बना रही है और संसद की शक्तियों को हड़पने की कोशिश कर रही है। सुनवाएंगे क्या कहा है जगदीप धनखड़ ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह की बातें सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले दिए हैं वो फैसले इसीलिए दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट को ये ताकत इसीलिए मिली हुई है, संविधान ने दी है कि जब भी संविधान का कोई भी हिस्सा वो अगर अपनी शक्तियों का उल्लंघन करता है, जो उसको ताकत मिली है, अगर वो उन शक्तियों का, चाहे उसको बहुमत मिला हो किसी भी तरीके से, अगर उन शक्तियों का उल्लंघन करता दिखाई पड़ता है, उसका गलत इस्तेमाल करता है, उसको ऑब्जर्व करने का काम सुप्रीम कोर्ट का है और सुप्रीम कोर्ट ने वही किया है, लगातार किया। आज पहली बार नहीं है, इस तरह के कई ऐसे फैसले आए हैं जिसमें संसद के बनाए कानून को चुनौती दी गई और कानून को निरस्त किया गया। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट वो संसद की शक्ति को, कार्यपालिका की शक्ति को उसमें हस्तक्षेप ही नहीं कर रहा है, बल्कि ये कह रहा है कि वो उसकी शक्ति को अपने में लेना चाहता है, खुद कानून बनाना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें एक बार सुनेंगे क्या कहा, पहले सुन लेते हैं कि जगदीप धनखड़ ने कहा क्या है, उसके बाद इस पर बात करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो गंभीर मुद्दा है वो ये कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है सोशल मीडिया पर भी, और तमाम लोगों के वक्तव्य उस पर आ रहे हैं। इससे पहले किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर आपत्ति जता चुके हैं और कह चुके हैं कि उन्होंने तो एक धमकी भरे अंदाज में कहा कि अगर सरकार भी ऐसा, संसद भी इस तरह से न्यायपालिका के खिलाफ हस्तक्षेप करने लगेगी तो क्या होगा। बहरहाल पहले सुन लेते हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को क्या कहा उन्होंने।
सुप्रीम कोर्ट को उसी के तहत, और सुप्रीम कोर्ट तो अपने फैसलों की भी समीक्षा करता है कि अगर वो गलत है। सुप्रीम कोर्ट के पास इसीलिए उसको, जब संसद ने कानून अगर बनाया है, कानूनी प्रक्रिया का उसमें उल्लंघन हुआ है, संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन, जिसके आधार पर अभी इस वक्फ संशोधन कानून को चुनौती दी गई है, इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। और राज्यपाल के संदर्भ में उन्होंने जो कहा, तो वहां भी विधानसभा की ओर से जो पारित कानून था, राज्यपाल उसको अपने पास रखे हुए थे महीनों से, और उस पर वो सिग्नेचर नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से तमाम जो जरूरी कानून थे वो लागू नहीं हो पा रहे थे। उस पर ये टिप्पणी थी, लेकिन किस तरह से डिफेंड किया है, और इसको लेकर आलोचना हो रही है। तमाम संवैधानिक जानकार हैं वो भी इस पर जगदीप धनखड़ की आलोचना कर रहे हैं। हालांकि जगदीप धनखड़ खुद भी सुप्रीम कोर्ट के वकील रहे हैं, लेकिन ये जो उन्होंने कहा और उनके समर्थन में जो कैंपेन चलाया जा रहा है, अमलेंद्र जी, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पर लोग निशाना साध रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की आलोचना कर रहे हैं, और किस भाषा में कर रहे हैं, वो बहुत गंभीर मुद्दा है। हाँ बिल्कुल समीर जी, काफ़ी गंभीर मुद्दा है। और जिस समय हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इस समय जो टॉप पर एक्स पर ट्रेंड कर रहा है, वो कर रहा है हैशटैग सुप्रीम कोठा बंद करो। और इस पर अभी तक जो है वो 28.2 के, यानी 28,000 से ज़्यादा जो इस पर ट्वीट इस पर हो चुके हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट को सीधे सीधे धमकी और सीधे सीधे चैलेंज देने की कोशिशें की जा रही है, और साजिशें जो है वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ये हो रही हैं। और ये तमाम आप देखिए जिन लोगों की तरफ से किए जा रहे हैं, वो सारे ट्विटर हैंडल, कोई मोदी के परिवार का है, कोई सनातनी हिंदू है बड़ा, कोई बड़ा भारी हिंदूवादी है, इस तरीके के लोगों की तरफ से किए जा रहे हैं। अधिकांश भाजपा के समर्थक इसमें दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये साफ तौर पर दिखाया जा सकता है कि किस तरीके से जो है साजिशें एक तरीके से चल रही हैं। अब देखिए एक ये चित्र बनाया गया है जो हम अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ऊपर दिखाया गया कि एक्सपेक्टेशंस ऊपर सुप्रीम कोर्ट का दिया गया, और नीचे रियलिटी दिखा करके और उसके ऊपर उसको गुंबद जो है वो किसी मस्जिद की ये दिखाने की कोशिश की गई। यानी ये साफ तौर पर समीर जी सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है, और इस पर सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए बिल्कुल कि इस तरीके के लोग कर रहे हैं। अगर इस पर एक्शन नहीं होगा तो ये हिम्मत लोगों की बढ़ती चली जाएगी, और तमाम संस्थाएं, आप देखिए एक लिखा जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर होने का प्रमाण मांग रहा था, वही अब कह रहा है कि 400 साल पुरानी मस्जिद के कागज मांगने गलत है। इस तरीके के ट्वीट जो है वो किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को इन पर सब पर एक्शन लेना चाहिए, पुलिस को आदेशित करना चाहिए कि इन पे सब पे कार्रवाई हो, और इन सब पे जो है वो अवमानना का केस चलना चाहिए था। जी बिल्कुल, इस पर अवमानना का केस चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को ये जो अधिकार संविधान ने मिले हुए, यानी एक तरह से अगर कहा जाए कि आर्टिकल 142, जिसके तहत उसको विशेष अधिकार है आदेश जारी करने का, कि अगर कोई संस्था अपने अधिकारों से भ्रमित हो रही है, वो गलत कर रही है, तो ये उसकी समीक्षा करने का उसको अधिकार है। सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो 142 को खत्म करने की बात कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये संविधान, उसको न्यूक्लियर बॉम्ब, उन्होंने कहा कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब मिल गया है सुप्रीम कोर्ट को, यानी अगर वो न रहे तो सरकार अपनी जो मनमानी चाहे वो कर सकती है। मेजॉरिटी में अगर एक आदमी ज्यादा है तो उसके आधार पर वो कानून बना देगी और उसको लोगों पर थोप देगी, ये कहना चाह रहे हैं उपराष्ट्रपति। लेकिन जिस तरीके से उपराष्ट्रपति के समर्थन में सोशल मीडिया पर जो कैंपेन चलाया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अभद्र भाषा में जो टिप्पणियां की जा रही हैं, वो बहुत गंभीर मुद्दा है। और निश्चित तौर पर जैसा अमलेंदु जी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए और इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अवमानना का केस बनता है कि इतनी अभद्र भाषा में ये टिप्पणियां की जा रही है और हैशटैग चलाया जा रहा है। जी, हैशटैग चलाया जा रहा है, और मतलब किसी को कोई परवाह नहीं कि आप देश की सर्वोच्च जो न्यायिक संस्था है उसके ऊपर आप इस तरीके की टिप्पणियां साफ तौर पर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये समीर जी साफ तौर पर समझा जा सकता है कि ये मामला बहुत ज्यादा गंभीर हो चुका है, और इसको लेकर तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर भी लोग इसका जवाब दे रहे हैं, लेकिन ये एक गंभीर मसला पैदा हो गया, और ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि सरकार जो है वो शायद इसका समर्थन कर रही है, वरना सरकार की तरफ से भी इस पर एक्शन होना चाहिए था। आप सोशल मीडिया पर कुछ लिख दीजिए, तुरंत आपको पुलिस आ जाएगी। लेकिन यहाँ इस तरह की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ चल रहा है, लेकिन सब जगह की पुलिस जो है वो शांत बैठी हुई है, भारतीय जनता पार्टी शांत बैठी हुई है, और बल्कि भाजपा के प्रवक्ता जो है वो तो टीवी चैनलों पर जाकर एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट धमका रहे हैं। प्रवक्ताओं को छोड़िए, केंद्रीय मंत्री जो है खुद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, वो एक तरीके से कह रहे हैं कि अगर न्यायपालिका इस तरीके से सरकार के मामलों में हस्तक्षेप करेगी तो सरकार भी करेगी। जी हाँ, धमकी मतलब एक तरीके से देने की कोशिश। जी बिल्कुल, इसको सुनते हैं। सलमान खुर्शीद कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, विदेश मंत्री रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील भी हैं। क्या कह रहे हैं? उपराष्ट्रपति ने जो बातें कही हैं सुप्रीम कोर्ट को लेकर, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को लेकर, और जो आरोप लगाया है कि किस तरह से वो चुनी हुई सरकारों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। हालांकि चुनी हुई सरकारों के काम में उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया, बल्कि जो हस्तक्षेप किया जा रहा था उसके खिलाफ उन्होंने आदेश पारित किया है। सुन लेते हैं सलमान खुर्शीद को क्या कहना है उनका।
सुप्रीम कोर्ट के पास एक याचिका लगाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट खुद अपने फैसलों की समीक्षा करता है, स्वतः संज्ञान लेकर भी करता है, उसे बड़ी बेंच के पास भेज दिया जाता है। लेकिन ये जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पर आरोप लग रहे हैं और अभद्र भाषा में सुप्रीम कोर्ट को सीधे तौर पर चैलेंज किया जा रहा है, वो बहुत गंभीर मुद्दा है। और यहाँ देश में बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जिनको सब जगह से अगर निराशा होती है तो सुप्रीम कोर्ट से ही आशा की एक किरण रहती है। लेकिन और सरकार अगर उस पर सवाल उठाने लग जाए तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट अगर ना हो यानी कोर्ट अगर नहीं हो तो फिर सरकारें क्या मनमानी करती रहेंगी, ये इसको समझने में किसी तरह की दिक्कत नहीं है। आर्टिकल 142 यही कहता है कि अगर पूर्ण न्याय का संदर्भ होता है यानी जहां पर जरूरत महसूस हो वहां सुप्रीम कोर्ट कोई भी आदेश दे सकता है, फैसला दे सकता है न्याय करने के लिए। और न्याय करने के लिए न्याय की उम्मीद लेकर आखिरी जो पायदान होता है वो होता है लोगों के पास सुप्रीम कोर्ट। अब उस पर जिस तरह से हमला किया जा रहा है ये वही टेंडेंसी है कि कैसे जब सरकार की आलोचना करने पर किसी को भी, सरकार का विरोध करने पर, वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई संस्था हो, राजनीतिक दल हो, उसको भी देशद्रोही बता दिया जाता है। उसी टेंडेंसी के तहत ये दिख रहा है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की जा रही है। हाँ बिल्कुल समीर जी, ये जो टेंडेंसी दिखाई पड़ रही है बहुत खतरनाक टेंडेंसी है। और आप सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा हार जाएं जी तो आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट को गालियां देने लग जाएं। हाँ। और आप जीत जाए तो सुप्रीम कोर्ट अच्छा हो जाए। यही कि इसका मतलब क्या कहना चाहते हैं। और जिस तरीके से समीर जी ये इस समय ट्रेंड चलाया जा रहा है, उपराष्ट्रपति कुछ बोल रहे हैं, अब वो सीधी सीधी चुनौती रही कि 142 जो है उसको ही खत्म करना चाहिए। अरे भाई आप तो पूरा संविधान बदलना चाहते हैं, 142 की बात क्यों कर रहे हैं? जी हाँ, धनखड़ साहब और ये भी है सही है। संसदीय परंपरा में हमारे यहाँ का जो सिस्टम है इसमें संसद सर्वोच्च है। बिल्कुल सही बात है। संसद चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार में कटौती कर सकती है और कई बार ऐसा हुआ है, लेकिन उसके लिए पूर्ण बहुमत, उसके लिए एक विशेष बहुमत की जरूरत होती है। तो चेक्स एंड बैलेंसेस बनाए गए हैं संविधान में कि कोई भी संस्था वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकती है, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल केवल जनता के हित में किया जा सकता है। अब उन्हीं चेक्स एंड बैलेंसेस को किस तरह से चुनौती दी जा रही है और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जिस तरह से ये कैंपेन चल रहा है, ये बहुत ही खतरनाक इसको कहा जाएगा कि ये जो है सिस्टम को लेकर, सुप्रीम कोर्ट को लेकर, वो बहुत खतरनाक की स्थिति में पहुंच गया है। हाँ बिल्कुल, बहुत खतरनाक स्थिति में पहुंच गया। और समीर जी जो आपने चेक एंड बैलेंस की बातचीत की, वो चेक एंड बैलेंस यही है कि मान लीजिए कल को संसद में बहुमत हो जाए मोदी जी का या बीजेपी का और 400 पार हो जाए और वहां से पास करा दिया है कि मोदी जी आजीवन जो है वो प्रधानमंत्री रहेंगे। जी हाँ। तो क्या ये आजीवन हो जाएंगे? संसद ने पास कर दिया चूंकि। बिल्कुल, और ये मूल ढांचे में नहीं आएगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं देखेगा। और इसी तरीके से अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश कर दे कि आज के बाद जो है वो संसद नहीं बैठेगी, चुनाव ही नहीं होगा, तो क्या पास मान लिया जाएगा? तो इसीलिए चेक एंड बैलेंस रखे गए संविधान में। और संविधान बनाने वालों ने बहुत समझदारी के साथ, लंबी बहस के साथ ये संविधान बना। और संविधान की सभा में श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी शामिल थे जब ये संविधान बन रहा था। तो ऐसा नहीं है कि दूसरे लोग उसमें शामिल नहीं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी शामिल थे। तो आप बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान नहीं मानते हैं, लेकिन जिस संविधान सभा में श्यामा प्रसाद मुखर्जी शामिल थे उसको तो मानिए। और वरना कहिए कि हम संविधान को पूरा बदल देंगे। धनखड़ साहब कहे खुलकर, दिक्कत क्या है? आप उपराष्ट्रपति हैं, आपके ऊपर तो कोई मुकदमा भी नहीं होगा इस बात को लेकर। आप कह दीजिए संविधान बदलने की आवश्यकता है, बदलेंगे हम संविधान। अब इन्हीं सारी चीजों से अमलेंदु जी, ये चीजें जो बहुत सारे आरोप लगते हैं कि संविधान को बदलने की एक तरह से मंशा रखती है भारतीय जनता पार्टी, संविधान बदलना चाहती है, 400 पार का नारा इसीलिए दिया गया। तो ये सब चीजें, ये सारे आरोप इस तरह की बातों से, इस तरह की घटनाओं से ही वो पुष्ट होते दिखाई पड़ते हैं कि क्या मंशा रही है। जो आरोप लगते रहे, हालांकि मिला नहीं 400 पार, लेकिन उस समय भी इनके तमाम सांसदों ने कहा था कि हम 400 पार का नारा क्यों दे रहे हैं, 400 पार सीटें लाने की इच्छा हमारी क्यों है। हाँ बिल्कुल, जब 400 पार का नारा दिया गया उसमें भी ये बातें उठी थी। और समीर जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने कानून बनाया, आपने कैबिनेट दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में जी। जब कैबिनेट आपने दाखिल किया था तो आपके वकील को तैयारी के साथ पहुंचना चाहिए था। बिल्कुल, आपको मालूम होना चाहिए था कि जो याचिकाएं दायर हुई हैं उन याचिकाओं में क्या क्या तर्क दिए गए हैं। जाहिर सी बात है कि उन तर्कों पर सुप्रीम कोर्ट आपसे जवाब मांगेगा। जब आपने कैबिनेट दाखिल की थी तो आपको दूसरे लोगों की याचिकाओं की प्रति मिल चुकी थी। इसका मतलब साफ तौर पे जी, फिर आपका वकील उपस्थित होता है और जब आपका वकील उपस्थित होता है तो वो सवालों के जवाब क्यों नहीं दे पाता जो सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है।
अब बार बार उसे क्यों कहना पड़ता है साहब इस मसले पर आप बात मत कीजिए। उसने 2-3 बार जो है एसजी तुषार मेहता होते उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि साहब इस मसले पर आप बात मत कीजिए। तो जो सवाल पूछे जा रहे हैं, जिनके ऊपर याचिकाएं हैं, उनके जवाब तो आपसे मांगे जाएंगे। तो इसका मतलब समीर जी ये है कि जो कानून बना है उसमें लोचा था और आप जबरदस्ती इसको कानून आपने बनवा लिया और आपकी ये जो एक कहा जाए गड़बड़ी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पकड़ी जा रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं राज्यसभा के जावेद अली खान जी, और उन्होंने एक ट्वीट किया। समीर जी आप अगर बता देंगे जी बिल्कुल, ये ट्वीट है उन्होंने, जावेद अली खान लिख रहे हैं कि मोदी जी का वक्फ कानून अभी सरकारी वकील भी नहीं समझ पाया, हफ्ते भर का समय मांगा है जवाब देने के लिए। तो वही कि आखिरकार जिनके लिए बनाया गया है वो कैसे उसको समझ पाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट उन सारी आपत्तियों को समझ रहा है और उसके इसीलिए उस पर तमाम जो प्रावधान है उन पर रोक लगाई गई है। और आपको याद होगा अमलेंदु जी कि जब यह तुषार मेहता उस पर अपना रख रहे थे, पक्ष रख रहे थे, उस समय भी उन्होंने हिंट देने की कोशिश की और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने ही उनको किस तरह से फटकारा कि ये आप क्या चाहते हैं कि यहाँ पर हम आपकी सुनवाई न करें, यानी यहाँ भी आप क्या सुप्रीम कोर्ट में भी हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। वहां भी एक तरह से हावी होने की कोशिश की सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर सॉलिसिटर जनरल ने। हाँ बिल्कुल हावी होने की कोशिश की, हालांकि उसके बाद सॉरी भी बोला उसके बाद उन्होंने, और बहुत अच्छा जवाब एक तरीके से कहा जाए वो जस्टिस सीजीआई मतलब जस्टिस संजीव खन्ना जो सीजीआई है उन्होंने दिया। उनका कि आप मतलब किस तरह की बात कर रहे हैं, हम जब यहाँ आते हैं तो हम पूरी तरीके से धर्मनिरपेक्ष अपना धर्म हम घर पर छोड़कर आते हैं। हमारे सामने हमें ये मतलब नहीं है कि सामने कौन है, हिंदू या मुसलमान है या क्या है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है जी। तो ये जो उन्होंने जवाब दिया इसको लेकर मतलब बहुत शर्मिंदगी एक तरीके से सरकार को उठानी पड़ी, क्योंकि बात जो कह रहे हैं सॉलिसिटर जनरल, वो सॉलिसिटर जनरल अपनी बात नहीं कह रहे हैं, वो सरकार की बात कह रहे हैं जो भी कहा जा रहा है। तो ये शर्मिंदगी जो थी वो सरकार, यानी आप एक पार्टी के होने के नाते चलिए ठीक है आपकी अपनी विचारधारा, आप उसके आधार पर हिंदू मुसलमान करते हैं, लेकिन जब आप सरकार में आते हैं, जब आप सरकार है तब आप सरकार होकर हिंदू मुसलमान नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार जो है पूरे देश की है, किसी पार्टी की सरकार नहीं है। तो लेकिन आप ये 70 सालों में पहली सरकार है समीर जी जो सरकार में आने के बाद भी हिंदू मुसलमान करती है और देश को बांटने की जो कोशिशें करती है जी। अब उससे तो बढ़कर एक कदम और आगे की, अब सुप्रीम कोर्ट को भी उस विवाद में कैसे घसीट लिया गया है और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ किस तरह से अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं, सोशल मीडिया पर उसको ट्रेंड किया जा रहा है और बहुत ही भद्दी भाषा में सुप्रीम कोर्ट के लिए उस तरह के शब्दावली का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है कि सरकार के खिलाफ अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आ रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के साथ भी ये इस तरह के लोग वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा कि वो दूसरे लोगों के लिए कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट में ये माना जाता है कि वहां पर केवल उस आधार पर न्याय किया जाएगा जो संवैधानिक प्रावधानों में, संविधान में जो चीजें लिखी गई हैं उसके आधार पर। कांग्रेस की प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, एक बार सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है उपराष्ट्रपति की इस टिप्पणी पर। लेकिन उपराष्ट्रपति की ये टिप्पणी बहुत ही ज्यादा आपत्तिजनक बताई जा रही है और सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि उनकी भाषा से ऐसा लग रहा है कि जैसे संविधान में आर्टिकल 142 को वो खत्म करने की इच्छा रखते हैं, वो चाहते हैं कि वो खत्म हो जाए। सुनते हैं सुप्रिया श्रीनेत को क्या कह रही है वो जिस तरह से तमिलनाडु के राज्यपाल ने वहां पर विधानसभा की ओर से पारित विधेयकों को लटकाए रखा और उसको लेकर जब ये मामला आया तो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपालों के पास एक शक्ति है, संविधान में मिली है, उनको कोई आपत्तिजनक अगर उसमें बात लगती है किसी विधेयक में तो वो सरकार के पास वापस भेज सकते हैं, उसको विधानसभा को वापस भेज सकते हैं। लेकिन अगर उसी रूप में फिर से पारित करके भेजा जाता है तो उनको वापस करने का अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति के पास वो जरूर एक मंजूरी के लिए भेज सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के पास भी 3 महीने से ज्यादा उसे अपने पास रखने का अधिकार नहीं है, ये कहा था। और ऐसे ही सिस्टम चलता है चूंकि वहां पर राज्यपाल वो केंद्र की ओर से नियुक्त होते हैं, वहां पर उनको नियुक्त किया जाता है, लेकिन जो सरकार होती है उस सरकार के प्रमुख वहां के चुने हुए विधायकों के बहुमत दल का नेता होता है। तो वहां उसमें वही माना जाएगा जो कि निर्वाचित लोगों का बहुमत कहेगा, वहां राज्यपाल की बात नहीं मानी जाएगी और यही संविधान कहता है। यहाँ जो हम भारत के लोग हैं वो जो बात कहेंगे, इसीलिए तो कानून बन गया वक्फ संशोधन कानून कि बहुमत के लोगों कहना है। लेकिन अगर बहुमत के बल पर कोई सरकार अपने शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है तो उसको चेक करने का भी काम किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है, और उसको ठीक नहीं लगा तो उसको खारिज कर देगा। तो ये
जो शक्तियों का संतुलन बनाया गया है केंद्र और राज्य के बीच में, उसको वो देखने का काम सुप्रीम कोर्ट का है। लेकिन सरकार के खिलाफ अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा और इस तरह की टिप्पणियां होने लगेंगी, तब तो जिसके खिलाफ फैसला आएगा वही अभद्र भाषा में सुप्रीम कोर्ट के लिए गाली गलौज करने लग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, वही गाली गलौज करने लग जाएगा। और दूसरी बात यह है समीर जी कि अगर आपको मान लीजिए मिल गया है, बहुमत मिल गया है, तो बहुमत मिलने का मतलब आपको देश बेचने का लाइसेंस नहीं मिल गया है जी, आपको मनमानी करने का आदेश नहीं मिल गया है, तानाशाही लाने का आपको आदेश नहीं मिल गया है। आपको संविधान के मुताबिक ही चलना पड़ेगा। सरकार जो है वो शासक नहीं है, ये समझना पड़ेगा जी। सरकार जो है वो जो लोकतंत्र की अवधारणा है, बाय द पीपुल फॉर द पीपुल, जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए, तो वो है। लेकिन यहाँ तो अपने भगवान समझने लग गए हैं लोग जी, इसीलिए इस तरह की टिप्पणियां भी की जा रही है। जाहिर सी बात है कि अगर सरकार कोई तानाशाही की तरफ बढ़ रही है तो उसको कहीं ना कहीं तो रोकना होगा। बिल्कुल, तो जहां रुकेगी वो जगह भी सुप्रीम कोर्ट आती है, और इसी तरीके से अगर सुप्रीम कोर्ट तानाशाही की तरफ बढ़ता है तो उसको भी रोका जाएगा। तो हमारे संविधान में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई, और व्यवस्था इसीलिए थी कि एक चेक एंड बैलेंस बना रहे, ताकि संविधान का कोई भी अंग जो है वो तानाशाही की तरफ ना बढ़ सके और दूसरे अंग का जो है वो अतिक्रमण ना करे। ये साफ तौर है जी। और फिर जो समीर जी इसको लेकर लगातार चर्चा होती रहती है। अभी हम लोगों ने पिछले दिनों भी चर्चा की थी कि जस्टिस रोहिंटन नरीमन की जो किताब आई है अभी, उस किताब के जो विमोचन का समारोह हुआ उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर जो संविधान के मूलभूत ढांचे हैं उस पर अगर प्रहार होगा, वो चीजें खत्म की जाएंगी, तो देश के अंदर जलियांवाला बाग जैसी स्थिति पैदा हो सकती है, ऐसा विद्रोह हो सकता है जी। और केशवानंद भारती जो बनाम केरल सरकार जो मुकदमा है 1973 का, उसमें जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, 13 सदस्यों की खंडपीठ थी और 7/6 के बहुमत से था वो पारित किया गया था। और उसमें बिल्कुल दोनों ही संस्थाओं की, यानी संसद और सुप्रीम कोर्ट, दोनों की शक्तियों का विभाजन कर दिया गया, और साफ तौर पर यह कहा गया कि संविधान का मूल ढांचा है उस पर संसद नहीं बदल सकती, उसके पास संविधान संशोधन की शक्तियां हैं, वो कर सकती है जी। लेकिन संविधान का मूल ढांचा है उसको आप करना चाहेंगे तो आप नहीं कर सकते, इसको बदलाव नहीं कर सकते। और इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट जो है उसको संविधान की समीक्षा का अधिकार है, कस्टोडियन जो है वो सुप्रीम कोर्ट जी हाँ। और इसीलिए बाबा जब चीजें पहुंचती है तो संवैधानिक पीठ जब बनती है तब फिर संवैधानिक पीठ का फैसला जो है उसको चुनौती नहीं होती है, और उसको चुनौती अगर दी भी जाती है तो वो चुनौती सुप्रीम कोर्ट में ही दी जा सकती है। और यही सलमान खुर्शीद कह रहे थे कि वहां चेक एंड बैलेंस की स्थिति है। अगर संसद ने मान लीजिए कोई कानून पास कर दिया और संसद से कानून समीर जी वापस भी हुए, पोटा से वापस हुआ, संसद से ही वापस हुआ, और किस तरीके से उसको पास कराया गया था, चूंकि राज्यसभा में बहुमत नहीं था सरकार का, तो इसलिए उसको दोनों सदनों का संयुक्त सदन बुलाकर पास कराया गया था जी। और बाद में फिर वो वापस हुआ। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं, और सुप्रीम कोर्ट जो है तमाम उसने कानून जो है निरस्त किए हैं, तो इसी आधार पर किए, और फिर वो पहुंचे संसद, फिर वहां से हुआ, फिर आए, लगातार ये स्थितियां बनी रहती है। तो यही चेक एंड बैलेंस की स्थिति होती है, ताकि कोई भी एक अंग जो है वो तानाशाही की तरफ ना बढ़ सके, और दूसरे खासतौर से डेमोक्रेसी है उसका जो वो तानाशाही की तरफ ना बढ़ने पाए जी। बिल्कुल, उसमें हर एक जो संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं, उनको दिया गया है कि कैसे वो एक दूसरे को रोक सकती हैं। खास तौर से चूंकि संसद है और इसी में कार्यपालिका भी रहती है और विधायिका दोनों निहित है, उनका न्यायपालिका, उनके बीच में शक्तियों का संतुलन बनाया गया है। कहा चूंकि संसद अगर कोई कानून बनाएगी और वो उसके खिलाफ होगा, जनता के खिलाफ होगा, तो वो फिर चुनाव में उसको जनता ही बता देगी कि आपने सही किया या गलत किया। लेकिन अगर उसमें जो संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया गया होगा, उसको देखने का काम ये सुप्रीम कोर्ट का होगा, और सुप्रीम कोर्ट देखेगी कि किस तरह से उसमें संवैधानिक प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है, उनका उल्लंघन किया गया है। राज्यपालों के सिलसिले में लगातार ये खबरें आती हैं अमलेदु जी, जहां भी राज्यपाल हैं। भी ताज़ा तरीन पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, वहां उस जगह पर जाने के लिए मुख्यमंत्री ने मना किया जहां हिंसा हुई, लेकिन वो जा रहे हैं। कई राज्यपाल ऐसे हैं, केरल के राज्यपाल है, उन्होंने लगातार तमाम विधेयकों को रोके रखा। तमिलनाडु के राज्यपाल जिनके खिलाफ अभी फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये सभी लोग किस तरह से संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे हैं। आप ये देखिए, तमिलनाडु के राज्यपाल के खिलाफ इतनी गंभीर टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की, लेकिन उसके बाद वो एक कॉलेज में जाकर वहां के छात्रों से जय श्री राम का नारा लगवा रहे हैं। आपने संविधान की शपथ ली है, आपको उसका कोई ख्याल नहीं कि ये एक धर्मनिरपेक्ष देश है, और आप एक संवैधानिक पद पर हैं जहां आपको इस तरह की बातें, हालांकि इसके लिए कोई मनाही नहीं कि आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये एक परंपरा भी होती है, ट्रेडिशन भी होता है, जिसका पालन करना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है।
हाँ बिल्कुल, इसका पालन और नहीं आप हो रहा। चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी उस पर खामोश रहे। हाँ, मतलब आप चाहते हैं कि आपको तानाशाही करने की पूरी छूट मिल जाए, अल्पमत की सरकार जो है वो तानाशाही की तरफ बढ़े। और समीर जी, देखने में ये आया है कि तानाशाही जब आती है लोकतंत्र के जरिए तो वो बड़ी खतरनाक होती है। हिटलर का उदाहरण हम लोगों के सामने है, वो भी चुनाव जीत कर ही आया था, अल्पमत में आया था लेकिन जी। और उसके बाद वो किस तरीके से उसने अपने देश को तानाशाही की तरफ ले गया। ठीक इसी तरीके की हरकतें जो है वो यहाँ भी की जा रही हैं। और शायद एक तरह से कहा जाए कि जो रास्ता जो चुना जा रहा है वो हिटलर वाला ही शायद चुना जा रहा है। लेकिन ये भी समझना पड़ेगा कि भारत जर्मनी नहीं है जी। यहाँ एक लंबी परंपरा जो है वो संघर्षों की रही है और लोकतांत्रिक मूल्य यहाँ जिंदा है। और चूंकि हमें आज़ादी जो थी वो अंग्रेजों के खिलाफ एक लंबे संघर्ष के बाद मिली थी, हजारों कुर्बानियां देने के बाद मिली थी, तो यहाँ की आज़ादी को आप इतनी आसानी से नहीं हड़प सकते और तानाशाही आप इतनी आसानी से यहाँ नहीं ला सकते। इसका प्रतिवाद जो है जनता की तरफ से ज़बरदस्त तरीके से होगा। जी बिल्कुल, जनता का प्रतिवाद होगा। और ये इसीलिए संविधान भी एक दिन में नहीं बना है, उसके लिए भी बड़ी मेहनत की गई है, बहुत बहसें हुई हैं और उसमें सभी अलग अलग क्षेत्र के लोग उसमें शामिल रहे उस बहस में, और सबकी बातों को शामिल किया गया है। एक एक पॉइंट पर, एक एक चीज पर कई कई दिनों की बहस हुई है, तब जाकर ये संविधान तैयार हुआ। ऐसा नहीं है कि एक दिन में ये बन गया। और उस संविधान के कस्टोडियन के रूप में सुप्रीम कोर्ट को कहा रखा गया है कि अगर संसद भी कोई गलती करती है, संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ हो जा रही है, तो उसको देखने का काम सुप्रीम कोर्ट का है। लेकिन सरकार में बैठे लोग और उनका जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की आलोचना हो सकती है और होती रहती है, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ वहां याचिकाएं जाती हैं, हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ जाती हैं, लेकिन और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अपने फैसलों के पर पुनर्विचार भी करते हैं, समीक्षा भी करते हैं, कई बार पलट भी देते हैं अगर उनको लगता है कि पहले गलती हुई है और ये जेन्युइन मुद्दा है। लेकिन आलोचना का एक तरीका होता है, सीधे उसको चुनौती नहीं दी जा सकती है। और किस अभद्र भाषा में सोशल मीडिया ट्रेंड हो रहा है, ये बहुत हैरानी की बात है। एक बार सुनेंगे फिर से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा क्या है, लेकिन उनका आर्टिकल 142 को लेकर दिया गया बयान ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है और ये सीधे दिखा रहा है कि वो शायद ये कहना चाह रहे हैं कि ये इस आर्टिकल को खत्म कर देना चाहिए। ये न्यूक्लियर मिसाइल एक तरह से है, वो ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं आर्टिकल 142 के लिए। सुनते हैं क्या कहा है जगदीप धनखड़ ने और जिसको लेकर इतनी आलोचना हो रही है। We cannot have situation where you direct President of India. And on what basis? The only right you have under the Constitution is to interpret the Constitution under Article 145(3). There it has to be 5 judges or more, boys and girls. When Article 145(3) was there, the number of judges in the Supreme Court was 8. 5 out of 8. Now 5 out of 30 and odd. But forget about it. The judges who issued a mandamus virtually to the president and presented a scenario it will be law of the land have forgotten the power of the Constitution. How can that combination of judges deal with something under Article 145(3) is preserved? It was then for 5 out of 8. We need to make amends in that also now. 5 out of 8 would mean interpretation will be by majority. Or 5 constitutes more than majority in 8. But leave that aside. Article 142. Article 142 has become a nuclear missile against democratic forces. Available to judiciary 24/7. के लिए जिसके तहत आर्टिकल किसी भी न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट वो आदेश जारी कर सकता है और फैसला दे सकता है इसको लेकर। लेकिन सबसे जो गंभीर मुद्दा है वो ठीक है कि उन्होंने कहा और उसकी आलोचना होगी या उस पर बहस होगी, लेकिन उनके समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जिस तरह से टिप्पणियां की जा रही हैं वो बहुत हैरान करने वाली है। एक बार सुनते हैं कांग्रेस पार्टी के नेता और राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता प्रमोद तिवारी क्या कह रहे हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस बयान पर।
ने जो कुछ भी कहा है, चूंकि उपराष्ट्रपति खुद भी कानून के संविधान के जानकार हैं, इसलिए उनकी ये टिप्पणी बहुत और भी ज़्यादा गंभीर मानी जा रही है कि कैसे 142 के लिए कह सकते हैं। 142 का इस्तेमाल तभी सुप्रीम कोर्ट करता है जब उसको संवैधानिक प्रावधानों में कहीं उल्लंघन दिखाई पड़ता है, कोई संस्था अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही होती है तब करता है। तो इसको लेकर एक बड़ी बहस अब शुरू हो गई है, लेकिन जिस तरह से ट्विटर ट्रेंड चलाया जा रहा है एक्स पर, वो चीज़ें बहुत गंभीर हैं, वो मुद्दा बहुत गंभीर है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए किस तरह से और किस भाषा में उसका ये सारी चीज़ें, ये बातें लिखी जा रही है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं इसको लेकर। एक बार जो वक्फ संशोधन कानून बना है, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट की आलोचना हो रही है। वक्फ संशोधन कानून को लेकर जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसके उल्लंघन का भी आरोप लग रहा है और संविधान के तमाम प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप लग रहा है। लेकिन जेपीसी उस पर जो बनी थी, यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, उसके चेयरमैन थे जगदम्बिका पाल, बीजेपी के सांसद, पहले कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे, बाद में बीजेपी में चले आए थे। वो कह रहे हैं कि अगर संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन साबित हो जाता है तो वो इस्तीफा दे देंगे, सांसद के पद से इस्तीफा दे देंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। एक बार सुनते हैं। लेकिन इन्हीं आरोपों को लेकर इसको चुनौती दी गई है कि संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है इस कानून में। सुन लेते हैं जगदम्बिका पाल को, जो जेपीसी के वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी बनी थी उसके अध्यक्ष थे। लगे थे कि जेपीसी की मीटिंग में विपक्षी सांसदों के डिसेंट नोट्स को इन्होंने शामिल नहीं किया, वो अपने आप में एक संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है, उस प्रक्रिया का उल्लंघन है। इन्हीं प्रक्रियाओं के उल्लंघन की वजह से महुआ मोइत्रा ने जो चैलेंज किया है, उनकी पीआईएल में ये बातें लिखी गई हैं और संवैधानिक प्रावधानों के और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की बात तो तमाम दूसरी याचिकाओं में कही गई है, जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट पर यह टिप्पणी है उपराष्ट्रपति की, और उसके बाद जिस तरह से उस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो बहुत गंभीर नहीं बल्कि बहुत खतरनाक स्तर की प्रतिक्रियाएं हैं। हाँ बिल्कुल समीर जी, बहुत खतरनाक स्तर की प्रतिक्रियाएं हैं। और सीधी सी बात समीर जी ये कि मान लीजिए कि कोई सरकार अगर बन गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे संविधान बदलने के लिए जन्नत मिल गया है। और ये बात जो हम जस्टिस नरीमन की पुस्तक विमोचनी कार्यक्रम का कर रहे हैं जिक्र, उसमें जस्टिस केवी विश्वनाथन जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो भी मौजूद थे और उन्होंने भी जो था यही बात कही कि भाई अगर अनुच्छेद 368 उसमें अगर जनमत संग्रह का भी प्रावधान होता तब भी आप संविधान के मूल ढांचे पर प्रहार नहीं कर सकते थे। यानी अगर आप जनमत संग्रह करा के और ये कहीं साहब हमने तो तय कर लिया है कि मोदी जी जो है आजीवन प्रधानमंत्री रहेंगे और अब कोई दूसरा कुछ बनेगा ही नहीं, चुनाव होंगे नहीं, तब भी आप इसको नहीं बदल सकते, जनमत संग्रह के बाद भी नहीं आप नहीं कर सकते। तो ये साफ तौर पे तो यही परेशानी इसमें भारतीय जनता पार्टी को हो रही है, क्योंकि अब संविधान की बातें होने लगी हैं। लोकसभा चुनाव में संविधान मुद्दा बना और संविधान के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त हार मिली जी। तो इसलिए अब उनको लगता है कि चूंकि भारी है भारतीय जनता पार्टी संविधान के मसले पर, तो संविधान को खत्म ही कर दिया जाए। असली मंशा तो यही है। हाँ, और हो सकता है कि प्लानिंग तो वही थी, लेकिन अब चूंकि बहुमत नहीं मिला तो दूसरे रास्ते अपनाए जा रहे हैं। तब तो ये सीधा रास्ता मिल गया होता शायद। हाँ, तब तो सीधा रास्ता मिल गया होता। फिर तो कहा जाता देखिए हमको तो बहुमत मिला है, 400 पार मिला है, 56 फाल के बहुमत मिला है। तो अब वो हालांकि उस बहुमत पे भी सवाल है कि जो 240 जी मिली है वो सही तरीके से मिली है कि नहीं मिली है। विपक्ष अपनी तरीके से आरोप लगा रहा है, कह रहा है कि अगर असली होती और निष्पक्ष और स्वतंत्र पारदर्शी चुनाव होता तो 100 सीटों पर बीजेपी सिमट जाती। विपक्ष के आरोप है, लेकिन हम उसमें नहीं जाते कि क्या आरोप नहीं है। फिलहाल जो मौजूदा स्थिति है अगर उस पर भी बात करें तब भी आपको संविधान के मसले पर ही जबरदस्त हार मिली है। आपको ये चूंकि आप 303 से 240 पे आ गए, इसलिए मैं जबरदस्त हार कहना। जी हाँ, सरकार अकेली बीजेपी की नहीं बनी है, आपको बैसाखियों को सहारा लेना पड़ा है। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, एकनाथ शिंदे और चिराग पासवान का, जयंत चौधरी का, तो इन बैसाखियों के बल पर ही आपकी सरकार बनी है। तो जाहिर सी बात है कि आपके लिए दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं। तो आपको लग रहा है कि संविधान को बदल दिया जाए। जी बिल्कुल। लेकिन इसको लेकर जिस तरह से अब उपराष्ट्रपति जैसे पद पर बैठे हुए व्यक्ति अगर कह रहे हैं तो ये और भी गंभीर मसला होता है। लेकिन और ज्यादा गंभीर और खतरनाक स्थिति ये है कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जिस तरह से टिप्पणी की जा रही है, ट्विटर ट्रेंड कराया जा रहा है और उस पर किसी को आपत्ति नहीं हो रही है कि आखिर ये क्यों हो रहा है। आपत्ति आखिर अब तक ना तो कोई कार्रवाई किसी पर हुई अमलेंदु जी, और ना ही उस पर कोई प्रतिक्रिया ऐसी आ रही है सरकार की तरफ से या फिर जो प्रशासनिक तंत्र है उसकी तरफ से। आखिर क्या ये सब कुछ एक सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है? हाँ बिल्कुल समीर जी, साफ तौर पे लगता है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है और ये सरकार पर दबाव, सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है कि अब जब 5 मई को
सुनवाई हाँ, हो तो सरकार के पक्ष में फैसला दे दिया जाए, क्योंकि जजों को लगे कि सरकार हमारे खिलाफ हो गई है, जी जजों पे कुछ कार्रवाई ना कर दे। हाँ। तो ये अब देखने वाली बात ये है समीर जी कि जज क्या घबरा जाएंगे इस मुहिम से। उपराष्ट्रपति अगर हमला कर रहे हैं, कि संसदीय कार्य मंत्री अगर हमला कर रहे हैं, अगर वास्तव में ऐसी स्थिति है समीर जी, तो वास्तव में फिर लोकतंत्र के लिए खतरा है। फिर जी हाँ। खतरा सुप्रीम कोर्ट को थोड़ी है, फिर तो लोकतंत्र को खतरा है। फिर इसका मतलब हम तानाशाही में प्रवेश कर चुके हैं। क्योंकि अगर सरकार तय करेगी कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसले दे क्या फैसले नहीं दे, तब तो बहुत दिक्कतें हो जाएंगी फिर। हाँ, सरकार तय करे और सरकार के खिलाफ अगर फैसला होता है तो सुप्रीम कोर्ट की भी आलोचना उसी तरह से होगी जैसे कि राजनीतिक विरोधियों की और तमाम दूसरे लोगों की, दूसरे संस्थाओं की। तो ये एक बहुत खतरनाक ट्रेंड है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए और अवमानना का ये मामला है उस पर कार्रवाई करनी चाहिए कि आखिर ये कैसे हो सकता है, इसकी अनुमति ये हमारा सिस्टम जो है वो कैसे दे सकता है कि एक सोशल मीडिया अकाउंट पर उसके खिलाफ हजारों लोग सुप्रीम कोर्ट के लिए गालियां लिख रहे हो। हाँ बिल्कुल, और ये कैसे इस पे तो सरकार को खुद एक्शन लेना चाहिए जी, पुलिस को एक्शन लेना चाहिए कि किस तरीके से ये चल रहा है। यानी अगर एक जज साहब जो है वो एक भाजपा नेता के लड़के की बाइक चला रहे हैं और उस पर अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का वकील टिप्पणी कर दे, तब तो अवमानना का नोटिस पहुंच जाएगा। हाँ। और यहाँ सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट कहा जा रहा है, हाँ इस पर कोई अवमानना नहीं होगी क्या? जी, तो ये सवाल उठता है। तो सुप्रीम कोर्ट से भी सवाल है कि भाई माननीय उच्चतम न्यायालय जो है इस पर खुद एक्शन ले, स्वतः संज्ञान ले और पुलिस को जारी करे नोटिस, सरकार को जारी करे नोटिस, गृह मंत्री को नोटिस जारी करे। जी बिल्कुल, इसको नोटिस जारी करें क्योंकि ये छोटा मोटा मामला नहीं है, बहुत ही गंभीर मामला है। और सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था पर ये अभद्र टिप्पणी है, इसको ये एक इस पर संज्ञान लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को भी कि आखिर कैसे कोई चला रहा है और सरकार उसको रोक कैसे अनुमति दे रही है ये चलाने की। इसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं कहा जा सकता है। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये होती कि आप उसकी आलोचना कर सकते हैं। उसके खिलाफ इस तरह से कैंपेन चलाना ये बहुत खतरनाक चीज है, खतरनाक बात है। एक बार सुनेंगे, सुप्रीम कोर्ट में बड़े वकील हैं और कई बार केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, सलमान खुर्शीद, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, क्या कह रहे हैं और किस तरह से वो देख रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की उस टिप्पणी को जिसमें वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 142 का जिक्र कर रहे हैं, उसको न्यूक्लियर मिसाइल बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये एक ऐसा अनुच्छेद है, ऐसा पॉइंट है जो सुप्रीम कोर्ट को अनावश्यक बहुत ज़्यादा ताकत दे रहा है। सलमान खुर्शीद को सुनते हैं। अगर कुछ गलत कर रहा है, फैसले गलत दे रहा है, संविधान के प्रावधानों के अनुसार उसका फैसला नहीं है तो उसके खिलाफ अपील की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट खुद भी संज्ञान लेता है, उसको दुरुस्त भी किया जाता है, फैसले पलट तक दिए जाते हैं और बड़ी बेंच बनती है। ये सारी प्रक्रियाएं हैं, संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसीलिए होती हैं कि कोई भी संस्था किसी भी पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर कोई काम न करे या फिर किसी तरह से अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करे, और अगर करे तो उसके लिए उसके चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए प्रावधान बने हुए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इस तरह से कैंपेन चलाना ये बहुत हैरानी की बात है। और इस पर अब जिस तरीके से अभी तक कोई सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, बल्कि ये कहे कि बहुत सारे सरकार समर्थक लोग इसका समर्थन कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि नहीं भूलना चाहिए कि वाइस प्रेसिडेंट खुद भी कॉन्स्टिट्यूशन के बड़े जानकार हैं। यही तो सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि संविधान के जानकार लोग भी इस तरह की बात कर रहे हैं, तो उसके पीछे उनका मकसद क्या है? बिल्कुल समीर जी, और ये मकसद पूछा जा सकता है कि अगर संविधान की जानकारी हो, निश्चित तौर पे उनको जानकारी है जी। सदन में भी मल्लिकार्जुन खड़गे भी कह चुके हैं कि आप तो खुद सुप्रीम कोर्ट के बड़े अच्छे वकील, बड़े वकील हैं। हाँ। और हम तो 1 साल ही प्रैक्टिस किए थे, उसके बाद हम राजनीति में हमको स्थान मिल गया। तो आप तो लेकिन अभी भी प्रैक्टिस हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट का एक वकील जो है, अब यही तो जो इंटरेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है ये है जी हाँ, कि आप अच्छे वकील हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी आस्था न्यायपालिका में है कि नहीं? अगर आप अच्छे वकील हैं, हाँ। या आपकी आस्था भाजपा में है जो कि जिसके कि आप सदस्य रहे होंगे, फिलहाल तो आप उपराष्ट्रपति हैं, तो उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए भाजपा के सदस्य नहीं हो सकते। तो यहाँ आपका इंटरेस्ट क्या है? तो अगर आप संविधान के वाकई अच्छे जानकार हैं और होंगे, हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप अच्छे जानकार हैं तो आपको फिर पूरी बात कायदे से रखनी चाहिए
एक किसी विचारधारा, एक किसी पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से बात नहीं करनी जी। चाहिए, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी देश के उपराष्ट्रपति की, और उपराष्ट्रपति के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट पर इस तरीके से हमला करे और संविधान के अनुच्छेद 142 पे अगर इस तरीके से हमला करे तो ये गंभीर चिंता का विषय है समीर जी। जी बिल्कुल। और क्या ये 142 को खत्म करने की बात कर रहे हैं, ये भी सवाल उठेगा, क्योंकि आप जिस तरीके से जिस भाषा में उसकी आलोचना कर रहे हैं वो अपने आप में इस तरह के सवाल वो भाषा उठा रही है। बहरहाल मनोज झा आरजेडी के सांसद हैं, क्या कह रहे हैं इस मुद्दे पर? वाइस प्रेसिडेंट ने जो टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट को लेकर, उस पर उनका क्या कहना है, सुन लेते हैं। वो उपराष्ट्रपति की टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट को लेकर, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, वही बात मनोज झा भी कह रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट के पास ये ताकत इसलिए संविधान ने दी है ताकि कभी भी चुनी हुई सरकारें भी कई बार संविधान के बियॉन्ड जा सकती हैं, उसका उल्लंघन कर सकती हैं, और अगर उल्लंघन कर रही हैं तो सुप्रीम कोर्ट ये बताए उन्हें कि आप गलत जा रहे हैं, आप भी एक दायरे में हैं। आपको बहुमत मिलने का मतलब ये है कि आप संविधान के दायरे में रहकर ही काम करेंगे, उससे अलग जाकर आप काम नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल समीर जी, और इसीलिए हम लोग जो बात कर रहे हैं कि चेक एंड बैलेंस जो संविधान में दिए गए हैं, वो चेक एंड बैलेंस यही है कि सरकार जो है वो तानाशाह ना होने पाए, क्योंकि सरकार जो है वो राजा नहीं है कि आप तानाशाह हो जाएं। और सुप्रीम कोर्ट को उसकी अलग शक्तियां हैं, संसद की अपनी अलग शक्तियां हैं। यहाँ ये भी देखना होगा समीर जी कि संसद की शक्तियां और सरकार की शक्तियां भी एक नहीं है। जी हाँ, सरकार भी संसद के प्रति जवाबदेह है, प्रधानमंत्री भी संसद के प्रति जवाबदेह हैं जी, तमाम मंत्री भी संसद के प्रति जवाबदेह हैं। तो अब ये बहुत सारी एक संवैधानिक बहस है और ये लंबी बहस चल सकती है, इस पर लंबा बहस भी हो सकता है। लेकिन अगर बहस के बजाय अगर सीधे सीधे संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग सुप्रीम कोर्ट पे हमले करना शुरू कर देंगे, या सुप्रीम कोर्ट मान लीजिए संसद पर हमला करना शुरू कर दे, हाँ। अपने स्ट्रक्चर पास करे, उसमें कहने लग जाए कि संसद जो बेकार हो गई है और संसद जो है वो अतिक्रमण कर रही है, अगर इसी तरह की टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आने लग जाए तब देश के अंदर क्या स्थिति होगी। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि जगदीप धनखड़ साहब को आग से नहीं खेलना चाहिए। संवैधानिक बहसें अपनी जगह हैं, जब से संविधान बना है तब से बहसें चलती आ रही हैं। संसद और न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट, इनमें कौन सर्वोच्च है, इसको लेकर भी बहस लगातार चलती रहती है। हाँ। केशवानंद भारती का जो आया फैसला, उसके आने के बाद भी बहस चलती रही है और आगे भी चलती रहेंगी। कोई और फैसला आ जाए उसके बाद भी चलती रहेंगी। लेकिन इसके जरिए आप डेमोक्रेसी को कमजोर करने की कोशिश मत कीजिए। एक जो व्यवस्था बनी हुई है, लोगों का भरोसा है सुप्रीम कोर्ट में, जिस दिन ये भरोसा टूट जाएगा उस दिन सरकार भी नहीं टिक पाएगी। जी बिल्कुल, ये तो सही बात है कि जिस दिन ये भरोसा टूट गया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अभी सबसे आखिर में संविधान, सुप्रीम कोर्ट, इस पर लोगों का भरोसा रहता है कि जब तक ये है कोई भी गलत नहीं होने पाएगा। अगर होगा भी गलत या करने की कोई कोशिश करेगा तो उसको दुरुस्त करने के लिए ये दो चीजें हैं। एक संविधान ने जो संस्था बना रखी है सुप्रीम कोर्ट की, वो देखेगा और उस पर बहुत भरोसा रहता है लोगों का। अब जी इसमें ये देखा जाए, जो टाइमिंग की अगर बात करें, अभी कुछ ही दिन पहले, 2-4 दिन पहले ही किरण रिजिजू का ये बयान आया था, शायद तमिलनाडु वाले फैसले के बाद ही आया था, कि सरकार की शक्तियों में वो हस्तक्षेप न करे, संसद की शक्तियों में हस्तक्षेप न करे। ऐसा करेगा तो सरकार भी यहाँ समीर जी, और उसके बाद इनकी ये टिप्पणी, ये क्रोनोलॉजी, और यहाँ जो जगदीप धनखड़ साहब जिस बात के जरिए 142 में कह रहे हैं, तो क्या चुनी हुई सरकार के बिल राज्यपाल रोक लेगा? हाँ, वही तो चुनी हुई सरकार, चुनी हुई सरकार यानी चुनी हुई सरकार के जो बिल हैं वो सरकार द्वारा नियुक्त किया हुआ राज्यपाल रोक लेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल को आदेश नहीं दे सकता कि आप 3 महीने के अंदर फैसला लीजिए, जो चुनी हुई सरकार ने लिया। तो यहाँ तो अब विरोधाभास जो है जगदीप धनखड़ साहब की बात में खुद आ रहा है कि आप सरकार के बचाव में आप गलत तरीके से बहस को दूसरी से मोड़ना चाहते हैं और सीधे सीधे आप सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर रहे हैं, संविधान पे आप हमला कर रहे हैं। जी, सीधी बात समझ में आती है। तो जो तर्क आप दे रहे हैं कि साहब वो राष्ट्रपति को कैसे आदेश दे सकता है सुप्रीम कोर्ट, तो राष्ट्रपति कैसे चुनी हुई सरकार का बिल रोक सकता है? बिल्कुल। और ये सारी चीजें, चाहे राज्य की शक्तियां हो चाहे केंद्र की शक्तियां हो, इनके बीच में भी एक संतुलन है। उसी तरह से ये संतुलन बनाया गया है, जैसे लोकसभा, संसद की शक्तियां हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां हैं। हर जगह है एक संतुलन, चेक्स एंड बैलेंसेस इसलिए बनाए गए हैं कि कोई भी संस्था अपनी जो संविधान में उसको शक्तियां मिली हैं उसका दुरुपयोग करके वो दुरुपयोग न करने पाए, उसको चेक करने के लिए कोई दूसरी संस्था बनी हुई है। तो ये पूरा सिस्टम, ये संविधान, इसीलिए लंबा समय उसको लगा। दुनिया भर के संविधान का अध्ययन करने के बाद भारत का संविधान बना है, ऐसे ही नहीं बना है।
और संविधान को लेकर सरकार, खासतौर पर केंद्र सरकार बीजेपी, ये अक्सर घिरी रहती है। ये सब कुछ उदाहरण हैं जो लगातार उसको घेरते हैं। वो भले कहते रहे कि हम संविधान का बहुत सम्मान करते हैं, बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर का सम्मान करते हैं, लेकिन दोनों का सम्मान कई बार दिखाई पड़ जाता है कि आप कितना कर रहे हैं। संसद तक में दिखाई पड़ गया, बिल्कुल संसद में दिखाई पड़ गया, और फिर बाद में आपको जो सिर झुकाना पड़ा, हाँ। आपको दीक्षा भूमि भी जाना पड़ा, और बाबा साहब अम्बेडकर की जो जन्मतिथि आई उस पर आप एक दिन पहले से ही बकौल अमित शाह अम्बेडकर 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 करने लगे, फैशन आप करने लगे जी। ये हम नहीं कह रहे, अमित शाह ने कहा था कि फैशन हो गया अम्बेडकर 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 करना, तो वो आप करने लगे जाके। तो इस तरह की बातें करनी नहीं चाहिए जिसमें आपको पीछे पछताना पड़े और बाद में आपको पलट कर जो है वही करना पड़े जिसका आप विरोध कर रहे थे। बहुत सारी चीजें, सुप्रीम कोर्ट के बहुत से फैसलों को लेकर समीर जी आपत्तियां हो सकती हैं। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो है वो जजों ने अपने हिसाब से दिए हो, वो भी माइंड सेट होता है, जैसे कि कह रहे सलमान खुर्शीद, हाँ। लेकिन वहां एक चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था है। बिल्कुल। अगर सरकार ने कोई बिल पास करा लिया तो उसकी चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था क्या है भाई? सर अब देखिए यहाँ भी चेक एंड बैलेंस की और व्यवस्था। क्या? आप 3 काले कृषि कानून लेकर आए, हाँ। और प्रधानमंत्री ने कह दिया कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई थी, लेकिन आपकी तपस्या में कमी रह गई, आपने घोषणा कर दी कानून वापस दिया थे, कानून वापस तो नहीं हो गए, कानून वापस हुए संसद से ही। और क्या? तो यहाँ भी प्रधानमंत्री सर्वोच्च नहीं है, सर्वोच्च संसद है। तो ये समझना पड़ेगा, जगदीप धनखड़ साहब को भी समझना पड़ेगा कि आप गलत दिशा में जो बहस को मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और आप सरकार के बचाव में, उसके जो काले कारनामे हैं उसके बचाव में आप गलत तर्क पेश कर रहे हैं। जी बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने वही दिया है जिस खास वो फैसले का जिक्र कर रहे थे। वो तमिलनाडु के राज्यपाल का जिक्र कर रहे थे कि तमिलनाडु के राज्यपाल ने वहां की विधानसभा से पारित 10 कानूनों को पिछले 6 महीने से रोक रखा था। और ये संवैधानिक प्रक्रिया है कि संसद या विधानसभा से पारित कानून, विधानसभा से जो कानून पारित होगा वो राज्यपाल के सिग्नेचर के बाद वो कानून बनेगा, वो विधेयक तब कानून बनेगा। उसी तरह से संसद में पारित कानून, जब कोई विधेयक है, जब तक उस पर राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं करेंगे तब तक वो कानून नहीं बनेगा। तो राज्यपाल 10 विधेयकों को रोक कर रखे हुए थे, और नियम ये है कि आप उसको रोकेंगे और वापस एक बार कर सकते हैं कि आप इस पर पुनर्विचार करिए। वहां की विधानसभा ने पुनर्विचार करके दोबारा पारित करके उसको भेज दिया, लेकिन आप फिर उसको रखे हुए हैं। तब सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप किसी भी विधेयक को जिसे विधानसभा ने पारित किया हो पॉकेट वीटो की तरह से अपने पास नहीं रख सकते, यानी जेब में रखे रहने का, लंबे समय तक उसको लटकाए रखने का अधिकार आपके पास नहीं है। उसकी एक प्रक्रिया है, तरीका है, और राष्ट्रपति भी ये नहीं कर सकते हैं। तो ये एक संवैधानिक प्रक्रिया का उन्होंने उस संवैधानिक प्रक्रिया की याद दिलाई, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा। लेकिन जिस तरह से उसकी आलोचना हो रही है, और क्यों रोके रखे हैं, जहां वहां की सरकार वो काम करेगी जो उस राज्य के लोगों के हित की बात होगी, क्योंकि उस राज्य के लोगों ने चुनकर भेजा है और उस सरकार को बहुमत दिया है। उस सरकार के विधेयक को रोकने का राज्यपाल का क्या अधिकार है? संविधान में राज्यपाल को इसलिए रखा गया है कि ताकि कोई भी राज्य सरकार अपने संवैधानिक दायित्वों से न मुकरे या अपनी संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग न करने पाए, इसलिए रखा गया है। लेकिन उसका यह मतलब नहीं कि उसकी जो स्वायत्तता है उसमें वो हस्तक्षेप करने लगे। बिल्कुल बिल्कुल समझिए। और आज जिस तरीके से जगदीप धनखड़ साहब भी जब गवर्नर थे पश्चिम बंगाल के, ये भी जो थे वो इसी तरह की कार्रवाई करते रहते थे, जिस तरीके से आज सीवी आनंद बोस वहाँ जो गवर्नर है वो कर रहे हैं। अरे भाई, कानून व्यवस्था जब राज्य का मसला है तो राज्य को आप संभालने दीजिए, आप वहाँ जाके क्यों व्यवधान पैदा कर रहे हैं? भाई, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप राष्ट्रपति को लिखकर भेज दीजिए संवैधानिक व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। आपका यही काम है, आपका यही काम, आपको जाके वहां चेक करना नहीं है, चेक करना नहीं है। और ज्यादा से ज्यादा आप ये करते हैं, आप गृह सचिव को बुलाकर आप पूछ लीजिए भाई वहाँ क्या व्यवस्था क्या है। जी हाँ। लेकिन आप अगर वहां पहुंचे तो इसका मतलब सीधी सीधी सरकार की शक्तियां आप अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो पॉलिटिक्स नहीं होने लगी है। अगर यही मान लिया जाए कि अगर राष्ट्रपति जो है वो चलकर पहुंच जाए बांग्लादेश के बॉर्डर पे कि बीएसएफ काम ठीक से कर रही है नहीं कर रही है, क्या स्थिति होगी? ठीक इसी तरीके से है कि जैसे गवर्नर पहुंच रहे हैं ऐसे राष्ट्रपति पहुंच जाएं कि बीएसएफ यहाँ ठीक काम नहीं कर रही है, तो क्या ये सीधे फिर केंद्र सरकार के काम में हस्तक्षेप नहीं होगा राष्ट्रपति का? जी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हो सकता है। तो मुझे लगता है कि तमाम जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति हैं उनको व्यक्तिगत उससे ऊपर उठकर संविधान के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए, जिसकी शपथ लेकर वो काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, वो है। और आलोचना के दायरे से बाहर सुप्रीम कोर्ट भी नहीं है, उसके फैसले भी नहीं है, लेकिन एक मर्यादा होती है। और जिस तरह से सोशल मीडिया में कैंपेन चलाया जा रहा है वो बहुत ही आपत्तिजनक है। निश्चित तौर पर इसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट को भी लेना चाहिए।
तो ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा।